कल अमेरिका के बीच और ईरान के बीच जो सीज़ फायर हुई, उसके बाद ही सीज़ फायर का उल्लंघन चालू हो गया। मानो कि ये सीज़ फायर ऐसी थी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की अक्सर सीज़ फायर होती है कि भारत वो सीज़ फायर को पाकिस्तान के साथ साइन करता है और ये नमूना पाकिस्तान जो है उसके चंद घंटों के बाद उसका उल्लंघन चालू कर देता है। दो चीज़ों पे गौर करने की कोशिश कीजिए कि ये सीज़ फायर जो एज ऑफ नाउ एक दिन पुरानी है, अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। उसका ना टिकने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि आपने पिछले एक दिन के इवेंट्स को अगर ऑब्जर्व किया हो, ईरान बार बार ये पुश कर रहा है कि इस सीज़ फायर का उल्लंघन उसको मजबूरन तब करना पड़ेगा और यहाँ पर वो सीज़ फायर को तोड़ के चला जाएगा यदि इजराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर आक्रमण को नहीं रोका। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आफ्टर ऑल ईरान इस मोमेंट पर हिजबुल्लाह को क्यों बचाना चाहता है और हिजबुल्लाह को करके लेबनान के अंदर क्या ये सीज़ फायर इवेंचुअली टूट सकती है? तो आज इस विषय को समझने की कोशिश कीजिए। आफ्टर ऑल सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये हिजबुल्लाह नाम का संगठन बना ही क्यों था? अगर आप मिडल ईस्ट की इतिहास में जाओ तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि 1980 का जो दशक था, उस दशक में ईरान ने लेबनान के अंदर शिया मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया। उसने देखा कि लेबनान के अंदर जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं उनका दबदबा बहुत है और शिया मुसलमानों को किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। इस कॉन्टेक्स्ट में लेबनान के अंदर ईरान ने सबसे पहले शिया मुसलमानों का समर्थन करके वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन कराया जो 1982 में इवेंचुअली क्रिएट हुई, जिसका नाम रखा गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह शब्द का लिटरल मीनिंग है पार्टी ऑफ गॉड। ये जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन वहाँ पर बना, ये एक राजनीतिक वर्ग, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन ईरान ने सिर्फ ये राजनीतिक वर्ग और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, बल्कि इसको बनाने के बाद उसने पूरी कोशिश ये करी कि किसी न किसी तरीके से वो हिजबुल्लाह को आर्म्स, एमुनिशन, बम, बारूद और असला प्रोवाइड करे। उसका ये प्रोवाइड करने का कारण ये था कि अगर वो हिजबुल्लाह को एक फ्रंट लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी दिखाता है और बैक एंड लेवल पर उसको एक टेररिस्ट ग्रुप के तहत ट्रेन कर देता है, एक प्रॉक्सी ग्रुप के तहत ट्रेन कर देता है, तो क्योंकि लेबनान और इजराइल का एक दूसरे के साथ सीमा जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान के बिहाफ पर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ पाएगा। 1980 के दशक से हिजबुल्लाह के क्रिएशन के बाद अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें इतिहास को, तो हिजबुल्लाह ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुआ है एक बहुत एडवांस्ड लेवल के प्रॉक्सी ग्रुप में। विश्व के सामने वो एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण करता है, लेकिन बैक एंड लेवल पर वो इस प्रकार से अपने आप को पोजीशन करता है जैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है एक प्रॉक्सी ग्रुप के तहत वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हो इजराइल के खिलाफ। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बड़े लंबे समय से ऑब्जर्व किया है। हिजबुल्लाह को ये चीज़ देखी है कि जब जब हिजबुल्लाह को लेकर हल्की फुल्की सी भी रियायत मिली हो, उस रियायत का फ़ायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह ने पहली बात तो अपने आप को आर्म किया है। यहाँ पर भी सबसे और सारी समस्या इस मोमेंट पर यही है। सबसे बड़ी समस्या और सारी समस्या यहाँ ये है कि ईरान के बीच में और अमेरिका और इजराइल के बीच में ये जो टेम्पररी सीज़ फायर हुई है, अब ध्यान दीजिए कि इस सीज़ फायर में ईरान चाहता है कि इजराइल किसी तरीके से हिजबुल्लाह को टारगेट ना करे, क्योंकि यदि ईरान अगर ये इंश्योर करता है कि इजराइल हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ईरान इस कोशिश के तहत हिजबुल्लाह को भी आगे आने वाले नेगोशिएशंस में एक पार्टी बनाना चाहता है। अगर हिजबुल्लाह और लेबनान एक पार्टी बन जाते हैं नेगोशिएशंस में, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉडन हो जाता है। सीज़ फायर के जो महीने हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं। अमेरिका ये चीज़ नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि जितने कम से कम प्लेयर इस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हों, हमारा उतना फ़ायदा है। अमेरिका के व्यवहार को समझिए, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ये सोचता है कि जहाँ पर मैं कमरे में बैठा हूँ और मेरे सामने दो लोग बैठे हों, मैं कम से कम उन अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर पहली बात तो दादागिरी दबा के दिखाकर अपनी गुंडाई कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर ईरान का रवैया ये है कि वो चाहता है कि लेबनान में खास करके हिजबुल्लाह एक पार्टी बन जाए, जिसके तहत कहीं ना कहीं इस प्रकार से नेगोशिएशन हो कि इजराइल को मजबूरन आने वाले समय पे हिजबुल्लाह के ऊपर किसी भी प्रकार के आक्रमण करने के लिए एक पाबंदी लगाई जाए। इजराइल का मानना ये है कि जब तक हिजबुल्लाह को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, तब तक
हिजबुल्ला उसके नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक थ्रेट बना रहेगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो सीज फायर टेम्पररीली अभी कराई गई, इस सीज फायर में जहाँ पर पाकिस्तान जैसा देश जो इस मोमेंट पर एक क्लाउड 9 पर बैठा हुआ है, सस्ते नशे कर रहा है ये सोच के कि हमने विश्व में एक शांति के दूत के रिप्रेजेंटेटिव होने के तहत यहाँ पर अपनी इमेज को पोजीशन किया है। फैक्ट ये है कि ये सीज फायर इतनी वल्नरेबल और वोलेटाइल है कि किसी भी छोटे से छोटे मसले पर ये टूट सकती है। आज एक दिन पुरानी सीज फायर में आप सोच के देखिए, जब अभी इस्लामाबाद में नेगोशिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई, जो होनी ही 10-11 तारीख के बाद से है, यहाँ पर क्रैक्स दिखने इसलिए चालू हो गए हैं क्योंकि इजराइल अपना ऑफेंसिव हिजबुल्ला पे लगा रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि हिजबुल्ला को इस 2 हफ्ते के पीरियड में मैं जितना अग्रेसिवली डिसमेंटल कर दूं मैं कर दूं, क्योंकि उसके बाद अगर हिजबुल्ला की कैपेबिलिटी डिसमेंटल हो जाती है और कल को अमेरिका और ईरान के बीच में एक डील इवेंचुअली साइन हो जाती है, तो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो हिजबुल्ला को रीआर्म कर दे। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ईरान ये चाहता है कि अगले 2 हफ्ते में, जब तक कोई डील साइन नहीं होती, इजराइल हिजबुल्ला की कैपेबिलिटी को डिसमेंटल ना करे, क्योंकि अगर इजराइल हिजबुल्ला की कैपेबिलिटी डिसमेंटल नहीं करता है तो ईरान के पास एक प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल को टारगेट करने के लिए बरकरार रहता है। ये पहला क्रैक है जिसकी वजह से डील इस मोमेंट पर इतनी वल्नरेबल और वोलेटाइल हो गई है कि ये सीज फायर बिल्कुल टूटने के करार पर है। अभी शुरुआत है, आने वाले 10-11 तारीख के बाद आप देखेंगे और मसले उठेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे अभी दिख रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जैसे जैसे ये मसला अनफोल्ड होता है, कि अगर ईरान इस चीज़ पर अड़ गया 11 तारीख की नेगोशिएशन के बाद कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक एंट्री फीस लगाकर रसीदें काटनी है और फास्टैग के बेसिस पर ही शिप्स निकलेंगी, तो यहाँ पर एक डील ब्रेकर बहुत क्रूशल होगा। क्योंकि पहली बात, अमेरिका, ओमान, कतर, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ईरान इस मोमेंट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मोनेटाइज करे। ईरान पूरी कोशिश करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मोनेटाइज किया जाए। यहाँ पर ये चीज़ को मोनेटाइजेशन से रोकने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये आने वाला है और 2 दिनों में। कारण ये है कि ईरान इस बात को लेकर इंसिस्टेंट है कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर कोई भी देश की नाव अगर पास करती है, शिप पास करती है, तो उसको यहाँ पर रसीद कटाकर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अमेरिका इस पैसे से अपसेट नहीं है, गौर कीजिए। अमेरिका ईरान को बैकएंड लेवल पर ये पुश कर रहा है कि भाई देखो, तुम्हें पैसा लेना है ना तो US डॉलर में ले लो। लेकिन ईरान इतना शातिर है कि वो ये बोल रहा है कि ना तो US डॉलर में लूँगा, ना युआन में लूँगा, चाइना के क्रिप्टो करेंसी में लूँगा। और यहाँ पर है सारा खेल कि यदि अगर ईरान इस चीज़ को इंसिस्ट करता है कि वो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स लेगा, और क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि इस मोमेंट पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सारे देशों ने एक प्रकार की माहिरता यहाँ पर बना रखी है, जो एक अलग वीडियो का विषय है। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि फिर ये एक ऑयल के बजाय क्रिप्टो करेंसी का एक फ्रंटियर यहाँ पर खुल जाएगा, क्योंकि भूलिए मत, यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ और कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर भी वही काउंटर क्रिप्टो का गेम खेलना चाह रहा है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए कि इस मोमेंट पर चीज़ें बड़ी वल्नरेबल हैं। पाकिस्तान जिस आसमान पे बैठकर सस्ती हवा फूंक रहा है ये सोच के कि हमने तो विश्व का बहुत बड़ा एक गेम खेल दिया, आप एक किसी भी प्रकार से इस खुशी को लंबे समय तक बरकरार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार की ये मुहिम चल रही है यहाँ पर, और जिस प्रकार से समस्याएं अभी दिख रही हैं, एक दिन के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े वॉइड्स क्रिएट होंगे। ये डील ज़्यादा लंबे समय तक शायद नहीं चल पाएगी। बाकी जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड करती हैं, देखते हैं क्या होता है और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। धन्यवाद।